Chapters 261 Shank Clan Inner City, 262 Unable to Sell, 263 Meeting, 264 Absolutely Terrible. Chapter Start, Chapter 261 Shank Clan Inner City. फैंग युआन ने 200 प्राइमेवल स्टोन्स दिए और बाइनिंग बिंग के साथ इनर सिटी में दाखिल हो गया। इनर सिटी भले ही पहाड़ के अंदर बनी थी, लेकिन उसके रास्ते इतने चौड़े थे कि एक साथ 10 घोड़ा गाड़ियां आराम से चल सकती थी। अंदर आते ही भीड़ काफी कम हो गई, आउटर सिटी के मुकाबले आधे से भी कम। लेकिन अब हर तरफ गू मास्टर्स हाई नजर आ रहे थे। रैंक 1 वाले तो हर जगह द, रैंक 2 वाले उनके बीच मिक्स द, और कभी कभार एक दो रैंक 3 वाले भी दिख जाते थे। यहां आम इंसान, मॉर्टल्स, ना के बराबर थे। आखिर अंदर आने के लिए ही 100 प्राइमेवल स्टोन्स लगते थे। ज्यादातर गू मास्टर्स के पास उनकी सेवा करने के लिए नौकर चाकर द, लेकिन वो अन पर इस तरह पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इनर सिटी में रोशनी एक खास किस्म के कोयले से की जाती थी। यह चारकोल स्टोन काफी देर तक जलता था और इसमें से धुआं भी नहीं निकलता था। हर 100 कदम पर फैंग और बाई को दीवारों में खोदे गए गड्ढे दिखते, जिनके अंदर ढेर सारे चारकोल स्टोन्स जल रहे थे। भले ही एक चारकोल स्टोन से ज्यादा गर्मी नहीं निकलती थी, लेकिन इतने सारे एक साथ जलने से इनर सिटी का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले ज्यादा था और हवा भी काफी ड्राई थी। आउटर सिटी जहां हर तरह की बिल्डिंग्स का मिक्स मैच था, उसके अलावा यहां की सारी बिल्डिंग्स एक हाई स्ट्रक्चर में और एक जैसी दिखती थी, जो हीट रेजिस्टेंट लाल लावे के पत्थरों से बनी थी। मेन स्ट्रीट से हर तरफ कई रास्ते निकल रहे थे। साथ ही हर 500 कदम पर एक बड़ा गोल पिलर नजर आता। पिलर की सतह पर एक घुमावदार पत्थर की सीधी थी, जो रेलिंग्स के साथ ऊपर तक जाती थी। इन पत्थर के पिलरों के जरिए लोग एक फ्लोर ऊपर जा सकते थे या एक फ्लोर नीचे वाली स्ट्रीट तक पहुंच सकते थे। इनर सिटी सपाट नहीं थी, बल्कि ज्यादा गोल आकर की थी। ऊपर से नीचे तक ढेरों रास्ते और इमारतें थी, जो आपस में जुड़ी हुई थी और किसी को भी कहीं भी आसानी से आने जाने देती थी। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग पहाड़ के और गहरी हिस्से की तरफ बढ़े, उनकी मंजिल अभी भी दूर थी। एक जगह पर एक पहरेदार दिखा। यहां काम करने वाले गू मास्टर का कल्टिवेशन लेवल ऊंचा था, क्योंकि इस जगह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। क्या आप दोनों के पास टोकन है? गार्ड ने फैंग और बाई को रोका। शैंक क्लैन अलग अलग स्टेटस के लोगों को अलग अलग अथॉरिटी के टोकन्स देता था। ये हमारी पहली विजिट है, फैंग युआन ने कहा। जाहिर है उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो फिर एक आदमी के 200 प्राइमेवल स्टोन्स लगेंगे, गार्ड ने कहा। फैंग युआन ने प्राइमेवल स्टोन्स दिए और गार्ड ने उन्हें जाने दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों फोर्थ इनर सिटी में पहुंच गए। शैंकलियान पहाड़ को शांग क्लैन ने कुछ हजार सालों में डेवलप किया था। पूरे पहाड़ को शांग क्लैन ने रिमॉडल कर दिया था, रास्ते खोदकर और नई इमारतें बनाकर जगह को अलग अलग रीजन्स में बांट दिया था। इसलिए इनर सिटी बहुत बड़ी थी। अंदर से बाहर तक 5 रीजन्स थे। पहली इनर सिटी को सेंट्रल इनर सिटी कहा जाता था। ये शांग क्लैन का पॉलिटिकल हार्ट और उनका मिलिट्री बेस भी था। दूसरी इनर सिटी को क्लैन सिटी के नाम से भी जाना जाता था। यहां सिर्फ शांग क्लैन के लोग हाई रह सकते थे। तीसरी इनर सिटी का एनवायरनमेंट बहुत एलिगेंट था, हवा साफ और ताजी थी। यह हाई क्लास जोन था। चौथी इनर सिटी मिडिल क्लास जोन थी। पांचवी इनर सिटी लो क्लास जोन थी। इससे और आगे बढ़ो तो आउटर सिटी आती थी, जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और हर तरह के सामान की आवाजाही होती रहती थी। इनर सिटी के मुकाबले वो जगह बहुत ज्यादा केओटिक थी। यह कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कुछ हद तक धरती पर टर्माइट्स के घर जैसा था। टर्माइट के घर 4 से 10 मीटर लंबे होते थे, जिनके अंदर टर्माइट्स रहती थी, छोटे छोटे आपस में जुड़े टनल्स में, जो कॉम्प्लेक्स और बेहतरीन होते थे। जैसे ही दोनों चौथी इनर सिटी में दाखिल हुए, उन्हें हवा में ज्यादा नमी महसूस हुई और टेम्परेचर थोड़ा गिर गया। पांचवी इनर सिटी के मुकाबले चौथी इनर सिटी एक दर्जा ऊपर थी। ना सिर्फ एंट्रेंस फी दुगनी थी, बल्कि यहां फैसिलिटीज भी बहुत बेहतर थी। सबसे पहले रोशनी कोयले से नहीं, बल्कि एक खास रैंक 1 ग्रासगू की बड़ी संख्या से आ रही थी। उसका नाम था मूनलाइट क्रॉलिंग माउंटेन टाइगर। ये एक तरह की बेल थी जो सड़क के दोनों तरफ की दीवारों पर उगती थी और फैलते हुए हर जगह दिखाई दे सकती थी। इसकी जड़ें गहरी नीली थी और पत्ते चौड़े और बड़े दी, जिनसे हल्की नीली चांदनी निकलती थी। सिर्फ रास्ते के एक हिस्से में ही हजारों पत्ते द और उनकी हल्की नीली रोशनी आपस में मिल जाती थी। पत्तों की इतनी बड़ी संख्या के कारण हवा में ज्यादा नमी थी और हवा पानी की भाप से भरी हुई थी। जमीन के पास कंडेंस्ड वेपर से धुंध बनी हुई थी। चांदनी इस धुंध में रिफ्रैक्ट होकर एक ऑरोरा में बदल जाती थी।
सड़कों पर चलते हुए ऐसा एहसास होता था जैसे वो किसी रूहानी दुनिया में चल रहे हों। यहाँ की इमारतें ज्यादातर नक्काशी और सजावट से भरी हुई थी। कुछ लोगों ने घास के मैदान बना रखे थे और फूलों के गमलों को रखा था, जबकि दूसरों ने आर्टिफिशियल पहाड़ और मंडप बनाए थे। यहाँ सड़कों पर लोग और भी कम थे। रैंक 2 गू मास्टर्स अब यहाँ आम ग्रुप द आखिरकार रैंक 1 गू मास्टर्स के लिए 200 प्राइमेवल स्टोन्स एक बहुत बड़ी रकम थी। सबसे साफ बात यह थी कि 5वीं इनर सिटी की सड़कें अभी भी शोर से भरी थी, लेकिन यहाँ काफी शांति थी। दोनों और गहराई में चलते गए और सिटी गेट तक पहुंच गए। बिना टोकन के थर्ड इनर सिटी में एंटर करने के लिए आप दोनों को 600 प्राइमेवल स्टोन्स देने होंगे। गार्ड का कल्टीवेशन पहले से हाई रैंक 3 था। फैंग युआन ने प्राइमेवल स्टोन्स दिए और तीसरे एरिया में पहुंच गया। ये जगह चौथी इनर सिटी से फिर से अलग थी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार स्टोन से बना था। ये पत्थर गू रिफाइनमेंट में एक आम मटेरियल था जो अंधेरे में तारों की रोशनी छोड़ सकता था। पूरी थर्ड इनर सिटी में स्टार स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था। सिर्फ इमारतें ही नहीं, बल्कि चलने के रास्ते भी स्टार स्टोन से बने थे। एक नज़र में हवा में तारों की रोशनी भरी हुई थी और विजन साफ था, बिना किसी धुंध के। हवा ताज़ी और साफ थी। आसपास देखने पर मंडप, लाल दीवारें और हरी ईंटें, और यहां तक कि ट्रांसप्लांट किए गए बांस के जंगल, मशहूर पेड़, एक आर्टिफिशियल पहाड़ बना रहे थे जिसमें से झरने का पानी भी बह रहा था। सड़कों पर लोग बहुत कम थे, शांत और सीरीन, जैसे कोई तारों का महल हो। सच में बेहिसाब अमीर और शानदार। बाइनिंग बिंग ने हल्के से अंदाजा लगाया, सिर्फ जो इमारतें वो देख सकती थी उनकी कीमत एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर थी। सदर्न बॉर्डर के सबसे अमीर क्लैन होने के नाते शांग क्लैन के पैर का बाल भी आम लोगों की कमर से मोटा था। भले ही ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया हो, लेकिन अफवाहें बेवजह नहीं थी। शांग क्लैन की दौलत एक पहाड़ जैसी थी, बल्कि पूरा शांग क्लैन सिटी हाई एक सचमुच का पहाड़ था। शांग क्लैन का मुख्य काम ट्रेड था और इसमें पूरा सदर्न बॉर्डर शामिल था। शांग क्लैन की असली दौलत और संपत्ति कोई साफ साफ नहीं बता सकता था, लेकिन फैंग युआन जानता था, सिर्फ इस थर्ड इनर सिटी का कंस्ट्रक्शन हाई गू यू क्लैन की कुल दौलत से कई गुना ज्यादा था। इस जगह पर रैंक 2 गू मास्टर्स भी दुर्लभ हो गए थे। कभी कभार उन्हें गू मास्टर्स दिखते थे, लेकिन वो लगभग सभी रैंक 3 के थे। यही फैंग युआन की मंजिल थी। इससे और अंदर जाना मतलब सेकंड इनर सिटी में पहुंचना। लेकिन वहां एंटर करने के लिए अब प्राइमेवल स्टोन्स का मसाला नहीं था, बल्कि शांग क्लैन सिटी के टोकन की जरूरत थी। और इस टोकन की अथॉरिटी भी एक खास लेवल तक होनी चाहिए थी। टोंग आउ शॉप। फैंग युआन ने साइन बोर्ड पर नजर डाली और अंदर चला गया। ये एक दुकान थी जो गू वॉर्म्स बेचती थी। दोनों मेहमानों का स्वागत है, प्लीज अंदर आइए। अटेंडेंट एक जवान लड़की थी जो पास आकर धीमी आवाज में बोली। उसका ऑरा छुपा हुआ नहीं था, जो उसके रैंक 1 गू मास्टर कल्टिवेशन को दिखा रहा था। भले ही फैंग और बाई ने आम कपड़े पहने हुए एक बदसूरत था जबकि दूसरा फटेहाल, फिर भी इस गू मास्टर लड़की ने एक इज्जत भरा रवैया दिखाया जो उसके सुपीरियर सर्विस एटीट्यूड को दर्शाता था। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग को एक एलिगेंट कमरे में ले जाया गया। ये एक प्राइवेट रूम था जिसमें लकड़ी की मेजें और कुर्सियां थी और सफेद दीवारों पर स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स तंगी हुई थी। ब्रश के स्ट्रोक्स ऐसे थे जैसे ड्रैगन और फिनिक्स नाच रहे हों। हर स्ट्रोक बड़ी हाई प्रिसिजन से लिखा गया था। खिड़की की जाली से गार्डन दिख रहा था, हरे पेड़ और लाल फूल, साथ में चिड़ियों की चहचहाट। गू मास्टर लड़की 2 कप खुशबूदार चाय लेकर आई और चली गई। उसके जाते ही एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमारे दोनों मेहमान यहां खरीदने आए हैं या बेचने? बुजुर्ग एक रैंक 2 गू मास्टर था। मुस्कुराते हुए उसने अपने हाथ जोड़े और पूछा। दोनों, खरीदना भी है और बेचना भी। फैंग युआन ने अपना कप उठाते हुए जवाब दिया। बुजुर्ग हंसा और उसके शरीर से 2 रोशनी की किरणें निकली जो फैंग युआन और बाइनिंग निंग के सामने तैरने लगी। वो 2 बुकवर्म्स थे। बुकवर्म एक रैंक 1 गू वर्म था, लेकिन बहुत कीमती था, लिकर वर्म जितना हाई रेयर। जैसे ही एक मार्केट में आता, तुरंत बिक जाता। इसकी डिमांड हमेशा रहती थी पर सप्लाई नहीं। ये एक रेशम के कीड़े जैसा था, भले ही इसका सिर, शरीर और पेट 3 अलग अलग हिस्से थे, लेकिन इसका शरीर कुल मिलाकर एक कोकून जैसा दिखता था, गोल और क्यूट। इसका शरीर सफेद था, लेकिन सतह पर एक इनेमल की परत थी जिससे एक तेल जैसी चमक आ रही थी। इसे हाथ में लेने पर यह गोल और चिकना था, जैसे एक हाईग्रेड पोर्सिलन का वास हो। बुकवर्म एक स्टोरेज टाइप गू था, टूजीटा फ्लावर जैसा।
फाक ये था कि तुसीता फ्लावर असली चीजें स्टोर करता था, जबकि बुकवर्म ज्ञान और जानकारी स्टोर करता था। अगर ये नाश्त भी हो जाए तो ये सिर्फ एक हार्मलेस सफेद रोशनी के झटके में फट जाता था। प्लीज देख लीजिए, बुजुर्ग गू मास्टर ने कहा। दोनों बुकवर्म्स उसी ने रिफाइन किए थे, इसलिए वो आसानी से उन्हें फैंग युआन और बाइनिंग बिंग को दे सकता था। फैंग और बाई दोनों ने थोड़ा सा स्नो सिल्वर प्राइमिवल एसेंस इस्तेमाल किया और उस बुकवर्म में डाल दिया। बुकवर्म्स सफेद रोशनी के एक झटके में बदल गए और दोनों के माथे के बीच में, उनकी भुओं के बीच घुस गए। अचानक फैंग युआन और बाइनिंग बिंग के दिमाग में जानकारी की एक लहर आ गई। ये जानकारी असकॉन्टेंट जैसी थी जिसे उन्होंने याद किया हो, उनके दिमाग में गहरी एंट्रेंच थी। बाइनिंग बिंग ने चुपके से अपनी जीभ काट ली। टोंग और शॉप में लगभग 10,000 गू वॉर्म्स बिक रहे थे। हर तरह के गू वॉर्म्स जिनकी सिलेक्शन देखकर ही किसी का सिर चक्कर खा जाए। उनमें से बुकवर्म, लिकरवर्म, हर तरह के कीमती गू वॉर्म्स दी, लो से हाई, रैंक 1 से 5 तक। ऑफ कोर्स यहां रैंक 6 गू बिल्कुल नहीं था। हर गू वर्म का अपना एक खास इंट्रोडक्शन था जिसमें उसके इस्तेमाल बताए गए थे। उसमें उनके सही दाम भी थे, कुछ बहुत महंगे द, जबकि रेयर और कीमती गू वॉर्म्स के लिए तो कई तरह की टोकन रिक्वायरमेंट्स भी थी। इसका मतलब सिर्फ खास शान क्लैन टोकन्स वाले गू मास्टर्स हाई इन गू वॉर्म्स को खरीदने के लायक थे। फैंग युआन को बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स खरीदने द आमतौर पर देखने के बाद वो रियलिटी में वापस आया और बुकवर्म को बुजुर्ग को लौटा दिया। भले ही उसके पास अब 10,000 से ज्यादा प्राइमिवल स्टोन्स द, लेकिन उसके जरूरत के सारे गू वॉर्म्स खरीदने के लिए अभी भी कुछ कमी थी। पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कुछ गू वॉर्म्स पर टोकन रिक्वायरमेंट्स थी। मेहमान, आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? अगर आप एक साथ ज्यादा खरीदेंगे तो हम एक ठीक ठाक डिस्काउंट दे सकते हैं, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग का स्नो सिल्वर प्राइमिवल एसेंस देखकर उसका लहजा और भी इज्जत भरा हो गया था। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया। जल्दी नहीं है, मेरे पास बेचने के लिए गू वॉर्म्स हैं। ये कहते हुए उसने एक बोन स्पीयर गू बुलाया। बुजुर्ग हैरान नहीं हुआ। टोंग और शॉप में बहुत से लोग खरीदने आते थे, लेकिन बेचने वाले भी बहुत थे। उसने बोन स्पीयर गू को पकड़ा, एक नजर देखा और उसके चेहरे पर हल्की हैरानी दिखाई दी। उसने बोन स्पीयर गू पहले कभी नहीं देखा था। ऑफकोर्स उसने नहीं देखा था। यह ग्रे बोन स्कॉलर द्वारा बनाया गया एक स्पेशल गू वर्म था। यह मार्केट में कभी नहीं आया था। प्लीज मुझे ज्ञान दे, मेहमान, बुजुर्ग ने एक गंभीर चेहरा बनाते हुए अपने हाथ जोड़े। फैंग युआन ने सर हिलाया, थोड़ी चाय पीते हुए। ऑफ कोर्स, यह बोन स्पीयर गू है, गू वॉर्म्स की एक खास नस्ल। मैं अभी ये आपको उधार देता हूं, आप ट्री करेंगे तो खुद जान जाएंगे। बुजुर्ग ने उस तुरंत इस्तेमाल किया और बोला, ये गू भले हाई रैंक 1 है, पर इसे पालना आसान नहीं है। लेकिन इसकी अटैक पावर बहुत ज्यादा है और ये काफी यूनिक है, इसकी कीमत इतनी तो बनती है। बुजुर्ग ने अपनी हथेली बढ़ाई, एक नंबर दिखाते हुए। चैप्टर 262, बिक नहीं पाया। 310। बुजुर्ग द्वारा दिखाई गई रकम देखकर फैंग युआन की भौहें उठ गई। लिकरवर्म की कीमत 580 थी, बुकवर्म थोड़ा महंगा था, 600 का। ब्लैक और व्हाइट बोर गू भी 600 के द, लेकिन ये सभी गू वॉर्म्स रैंक 1 के रेयर गू द, जिनकी संख्या कम थी, इसलिए उनकी कीमत ज्यादा थी। आम रैंक 1 गू लगभग 250 प्राइमिवल स्टोन्स के आते थे। वाइटैलिटी ग्रास जैसे एक बार इस्तेमाल होने वाले गू 1 के 50 थे। बोन स्पीयर गू को 310 पर सेट करना काफी अच्छा था। टोंग और शॉप में काम करने वाले इस बुजुर्ग ने जानबूझकर कीमत कम नहीं की थी, लेकिन फिर भी फैंग युआन ने जितना हो सका कीमत बढ़ाने की कोशिश की। बार्गेनिंग में तो उसने अपनी पिछली जिंदगी में महारत हासिल कर ली थी। बस कुछ ही वाक्यों में बुजुर्ग के पास कीमत 10 प्राइमिवल स्टोन्स बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। एक बोन स्पीयर गू 320 प्राइमिवल स्टोन्स का। ठीक है, इसी दाम पर डील करते हैं। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया और उसके अपचर से रोशनी की एक लहर निकली। 56 बोन स्पीयर गू बुजुर्ग के सामने तैरने लगे, जिससे वो CHAUE का कर उछाल पड़ा। इतने सारे! उस तुरंत पछतावा हुआ। हर एक पर 10 प्राइमिवल स्टोन्स बढ़ाए, ये तो लगभग 600 प्राइमिवल स्टोन्स का इजाफा था। सच तो ये था कि फैंग युआन ने बाइगू पहाड़ से लगभग 200 बोन स्पीयर गू लिए थे, लेकिन रास्ते में ट्रेड करते हुए खाने की कमी के कारण उनमें से ज्यादातर मर चुके द, बस इतने ही बचे थे। 56 गू यानी 17,920 17,920 प्राइमिवल स्टोन्स। मैं अभी नौकर को प्राइमिवल स्टोन्स लाने के लिए कहता हूं।
बुजुर्ग ने बोन स्पीयर गू को अपने अपचर में रख लिया। जल्दी नहीं, ये देखो। फैंग युआन मुस्कुराया और एक स्पाइरल बोन स्पीयर गू निकला। ये रैंक 2 गू, बोन स्पीयर गू जैसा ही लगता है। बुजुर्ग के चेहरे पर हैरानी छा गई। हाँ, बोन स्पीयर गू को सफलता से रिफाइन करने पर यह स्पाइरल बोन स्पीयर गू बनता है। इसमें एक स्पाइरल फोर्स है, इसलिए इसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। फैंग युआन ने सही समय पर समझाया। बुजुर्ग ने टेस्ट किया और जो फैंग युआन ने कहा था उसकी जांच की और 780 प्राइमेवल स्टोन्स की कीमत दी। कुछ दौर की बार्गेनिंग के बाद फैंग युआन ने कीमत 800 पर गू तक बढ़ा दी। यह स्पाइरल बोन स्पीयर गू उसने अच्छे से संभाल कर रखे थे, उसके अपचर में 20 थे। इस तरह उसने उन्हें 16,000 प्राइमेवल स्टोन्स में बेच दिया। अब इस गू को देखो, 7,000 प्राइमेवल स्टोन्स। फैंग युआन ने एक कीमत दी और बोन स्पाइक गू निकला, फिर से इंट्रोड्यूस करते हुए। बुजुर्ग ने बोन स्पाइक गू को पकड़ा, लेकिन यूज टेस्ट करने की हिम्मत नहीं की। कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ये गू रैंक 3 है, लेकिन ये दुश्मन और इस्तेमाल करने वाले दोनों को चोट पहुंचता है। हड्डियों के स्पाइक्स का स्किन में घुसने का दर्द बहुत ज्यादा होगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक हीलिंग गू भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कीमत बहुत ज्यादा है। मैं CHEH 1500 कंसिडर करूंगा, ये बिल्कुल सही कीमत है। चलो अब और बार्गेनिंग नहीं करते, मैं थोड़ा कम कर देता हूं, 6,700। फैंग युआन ने कहा। 2 राउंड्स के बाद बुजुर्ग को लगा कि फैंग युआन से डील करना बहुत मुश्किल है। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और दांत पीसते हुए कहा, डील। तो फिर टोटल हुआ 40,000 CHEH 120, 40,620 प्राइमेवल स्टोन्स। फैंग युआन की इर्द घूमी और उसने एक एकदम सही रकम बताई। बुजुर्ग अचानक झुक गया, फैंग युआन को सलाम करते हुए, मेहमान, ये जो गू वॉर्म्स आप बेच रहे हैं, मैंने अपने बिजनेस के इतने सालों में कभी नहीं देखे। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक साफ एडवांसमेंट पाथ के साथ। ये सब एक हाई फैमिली ट्री के लगते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या ये गू एक हाई इनहेरिटेंस से हैं? फैंग युआन ने सर हिलाया। कोई भी समझदार आदमी बता सकता है, हाँ, ये मुझे एक लकी मौके से मिला और मैंने एक इनहेरिटेंस हासिल की, जिससे मुझे ये गू वॉर्म्स माइल। बुजुर्ग खुश हो गया, तो फिर आपके पास इससे जुदा गू रिफाइनमेंट रेसिपी जरूर होगा। मेहमान की किस्मत सच में कमाल की है, कोई बाहर वाला भी जल जाए। क्या ये मुमकिन है कि आप इन रेसिपीज को भी हमारी दुकान को बेच दें? फैंग युआन के माथे पर बाल पद गए। चीजें तब महंगी होती हैं जब वो रेयर हों। बोन स्पीयर गू, स्पाइरल बोन स्पीयर गू, बोन स्पाइक गू, ये सिर्फ उसके पास ही नहीं, बाय क्लैन के पास भी थे। अगर वो उन्हें बेच दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्लीट रिफाइनमेंट रेसिपी वो यूज फ्लैश सैक सीक्रेट रूम से मिली थी, दुनिया में सिर्फ एक ही थी। ऐसी चीज आसानी से नहीं बेची जा सकती थी। रैंक 6 से नीचे की कोई भी चीज, चाहे गू हो या रेसिपी, उसकी एक कीमत हो सकती है। लेकिन तुम कितने प्राइमेवल स्टोन्स दे सकते हो? फैंग युआन ने सोचा और पूछा। अगर कीमत सही हो तो यह रेसिपी बेची जा सकती थी। यूज पैसों की जरूरत थी। बोन स्पीयर गू और दूसरे गू बेचने के बाद 40,000 प्राइमेवल स्टोन्स उसके प्लान्स के लिए काफी नहीं थे। बुजुर्ग ने 2 उंगलियां उठाई, 2 लाख। इतने सारे गू वॉर्म्स बेचने के बाद उस सिर्फ 40,000 माइल थे। लेकिन एक अनजान रेसिपी यूज 2 लाख दिला सकती थी। एक आदमी को मछली दो तो तुम उस एक दिन के लिए खिलाते हो। एक आदमी को मछली पकड़ना सिखाओ तो तुम उस जिंदगी भर के लिए खिलाते हो। मछली पकड़ने का तरीका मछली की कीमत से कहीं ज्यादा था, क्योंकि तरीके का मतलब था मछलियों का एक लगातार सोर्स। टोंग और शॉप के लिए एक रेसिपी के साथ इसका मतलब था कि वो खुद बोन स्पीयर गू और दूसरे गू बना सकते थे, अनंत काल तक। इसका मतलब एक लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन आइटम जो सिर्फ एक ही जगह पर बेचा जाता, इसलिए व्हाइट बोन रेसिपी की कीमत जरूर बहुत ज्यादा थी। लेकिन फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 लाख। तुम ये कीमत बताने की हिम्मत भी करते हो? बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया। ये कीमत सच में कम थी। उसने जल्दी से कहा, 3 लाख। फैंग युआन कुछ नहीं बोला, लेकिन जाने के लिए मुड़ गया। बुजुर्ग ने दांत पीसे, 5 लाख। ये कीमत अब थोड़ी ठीक लग रही है, मैं इसे 6,80,000 में बेचूंगा। फैंग युआन ने अपनी चाय पी। बुजुर्ग का चेहरा कड़वा हो गया, 5 लाख मेरी अथॉरिटी की लिमिट है। मेहमान, आपने इतने सारे बोन स्पीयर गू बेचे, हम एक रेसिपी मास्टर को हीरे करके आपकी रेसिपी रिवर्स इंजीनियर करवा सकते हैं। 5 लाख में बेचना सच में बुरा नहीं है। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। उसका रवैया सख्त था। मेरे हाथों में जो रेसिपी है वो इस दुनिया में यूनिक है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है।
कम से कम 6,50,000, वरना मैं इसे नहीं बेचूंगा। इस शैंक क्लैन सिटी में मुझे यकीन है कि और भी दुकानें होंगी, है ना? ये आप नहीं जानते मेहमान, शैंक क्लैन सिटी में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन ज्यादातर मेरे क्लैन के यंग मास्टर के कंट्रोल में हैं। अगर आप यहां नहीं बेच पाए तो कोई और जगह भी इसे नहीं खरीदेगी। अगर आप रेसिपी नहीं बेचते तो मुझे डर है कि आप ये गू वॉर्म्स भी नहीं बेच पाएंगे। बुजुर्ग ने हाथ जोड़े, उसके शब्दों में सख्ती और समझौता दोनों था, और एक हल्की सी धमकी भी। ओह, तो फिर देख लेते हैं। फैंग युआन ने ये सारे गू वॉर्म्स वापस रखे और चला गया। मेहमान, मैं आपको सच्चे दिल से सलाह दे रहा हूं, प्लीज रुक जाइए और इसे बेच दीजिए। बुजुर्ग ने अपनी आखिरी कोशिश की। फैंग युआन ने यूस पर कोई ध्यान नहीं दिया, सीधे कमरे से बाहर निकल गया। बाइनिंग बिंग बस उसके पीछे पीछे चल सकती थी। मेहमान, आप यहां फिर आएंगे? बुजुर्ग ने ठंडी हंसी हंसी, अपनी नजरों से दोनों को विदा करते हुए। फैंग और बाई के जाने के बाद बुजुर्ग सीक्रेट रूम में आया और अपना प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट करके एक गू बुलाया। ये गू रोशनी की एक किरण में बदलकर एक कांसे के आईने में घुस गया। आईने की सतह पर लहरियां उठने लगी और एक जवान आदमी का चेहरा दिखा। ये अधीन आपको सलाम करता है, यंग मास्टर। जवान गू मास्टर को देखकर बुजुर्ग जल्दी से फर्श पर घुटनों के बाल बैठ गया। क्या काम है? ये जवान आदमी शांग क्लैन के यंग मास्टर्स में से एक था, जिसका नाम शांग याजी था। वो सिर्फ 18 साल का था, अपनी जिंदगी के उरूज पर, लेकिन वो एक शराबी था, जिससे उसका चेहरा पतला और उसकी स्किन पीली पड़ गई थी और एक बहकी हुई सी एक्सप्रेशन दे रहा था। बुजुर्ग ने फैंग युआन के मामले के बारे में बताया। शांग याजी की ईद में एक धोखेबाज लेकिन उत्साहित रोशनी चमकी। वो जोर से चिल्लाया, शानदार! भगवान सच में मायूस लोगों के लिए रास्ता छोड़ देता है। मैं चिंता कर रहा था कि अपना यंग मास्टर का पोजीशन कैसे बचाऊं, और अब भगवान ने मुझे ये तोहफा भेजे दिया है। मुझे ये इनहेरिटेंस हासिल करना ही होगा। इस डील के साथ मैं इस साल का एवैल्यूएशन पास कर लूंगा। ये अधीन अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मैं सिर्फ टोंग और शॉप का इंचार्ज हूं, बाकियों का तो मैं सब अरेंज कर लूंगा। HMPH, ये दोनों गू वॉर्म्स बेचना चाहते हैं, उन्हें मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। शांग याजी ने नफरत से कहा। बाबाओ शॉप, माफ कीजिए मेहमानों, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप दोनों को गू बेचना है तो आपको टोंग और शॉप जाना चाहिए। युआन फैंग बिल्डिंग, तो ये दोनों मेहमान हैं, अगर आप रेसिपी बेच दें तो सब पर बात की जा सकती है। बू डाओ स्टोर, आप दोनों मेहमान हैं, मैं एक बिजनेस वुमन हूं, मैं आपको क्यों भगाऊंगी, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। 3 दुकानों के बाद फैंग युआन अपने गू वॉर्म्स नहीं बेच पाया। हाँ, सोचा नहीं था कि तुम्हारा ये दिन भी आएगा। वो बुद्ध गलत नहीं था, ये सच में उनका इलाका है। बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन पर बिना रुके एक और ताना मारा। कई बार इनकार मिलने के बाद भी फैंग युआन का चेहरा शांत था। शांग क्लैन के लीडर शांग यानफी के कई बच्चे हैं, लेकिन यंग क्लैन लीडर की पोजीशन सिर्फ एक है, और 10 यंग मास्टर्स हैं। हर साल यंग क्लैन लीडर चुनने के लिए एक इवैल्यूएशन होता है, और सबसे खराब परफॉर्म करने वाले यंग मास्टर को हटा दिया जाता है ताकि उसके दूसरे बच्चों के लिए जगह बन सके। बाइनिंग बिंग के दिमाग में एक रोशनी चमकी। तो ये बात है, इसका मतलब ये शांग क्लैन का यंग मास्टर या तो यंग क्लैन लीडर की पोजीशन के लिए लड़ रहा है, या अपना यंग मास्टर का टाइटल बचाने के लिए, वरना वो इतना बड़ा हंगामा नहीं करता। फैंग युआन हंसा और ताली बजाई। ये शांग क्लैन की 3rd इनर सिटी है, यहां लड़ाई झगड़ा माना है। अगर बाई क्लैन भी यहां आ जाए तो वो यहां कुछ नहीं कर सकते। शांग क्लैन के यंग मास्टर्स के लिए तो पाबंदियां और भी ज्यादा हैं। आने वाले एवैल्यूएशन के साथ उनकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही होगी। हमें कोई जल्दी नहीं है, चलो पहले बैठने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। शांग क्लैन में खाने की कमी की कोई चिंता नहीं थी। चलो बस टाइम खींचते हैं और कुछ दिन इन बोन स्पीयर गू के साथ इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। उसी समय फर्स्ट इनर सिटी में, क्या तुमने ठीक से जांच पड़ताल कर ली है? शांग यानफी खिड़की के पास खड़ा था, गार्डन को घूर रहा था। ये लड़की सच में आपका ही खून है, क्लैन लीडर। और तो और, उसकी आत्मा सलामत है, उसके शरीर पर किसी और ने कब्जा नहीं किया है। मैंने पहले हाईजांग क्लैन से कांटेक्ट कर लिया है और उसकी पहचान साफ कर ली है। लेकिन एक अजीब बात है, वो एक कारवां का हिस्सा थी जो शैंगलियांग पहाड़ की तरफ आ रहा था, लेकिन हमें कारवां में उसके साथ सफर करने वाला कोई नहीं मिला। एक्सटर्नल क्लैन के एल्डर वे यांग ने अपना सर झुकाया और रिपोर्ट किया। शांग यानफेई चुपचाप सुनता रहा, अपने दिल में आहें भरते हुए। ओ भगवान,
मुझे सुधारने का एक मौका देने के लिए शुक्रिया। मैं पहले ही एक लड़की को डिसअपॉइंट कर चुका हूं, मैं अब अपनी इस बेटी को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। शैंग शिनसियाई मेज के सामने बैठी थी, अपनी चाय से उठती गर्म भाप को देखते हुए। उसकी ऊँग कहीं और खोई हुई थी। सीओ डाई की बातों से यू शांग यानफी की पहचान के बारे में पता चल गया था। उसने सोचा नहीं था कि उसका पिता शांग क्लैन का लीडर होगा, एक ऐसा आदमी जिसके पास बेहिसाब अथॉरिटी थी, जिसका हर कदम पूरे सदर्न बॉर्डर पर असर डाल सकता था। तो फिर उसने उसकी मां को क्यों नहीं ढूंढा? शैंग शिनसियाई आखिरकार होशियार थी, जल्दी ही समझ गई कि शांग यानफी ने उसकी मां को क्यों छोड़ दिया था। लेकिन मरते दम तक भी उसकी मां उस बहुत याद करती थी। शैंग शिनसियाई के दिल में दर्द उठा, लेकिन नफरत भी, पर सबसे ज्यादा खालीपन था। यूं समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सामने आए इस पिता का सामना कैसे करे। लेकिन भागना नामुमकिन था। दरवाजे के बाहर दस्तक हो रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सीओ डाई तुरंत घबरा गई। वो शैंग यानफी था। चैप्टर 263 मुलाकात। शांग यानफी एक सच्ची मुस्कान के साथ घर में दाखिल हुआ। सीओ डाई ने जल्दी से झुककर सलाम किया, जबकि शांग शिनसियाई मेज के पास बैठी रही, हिली तक नहीं और उसी जगह को देखती रही। शांग यानफी भी मेज के पास बैठ गया, एकदम नर्म आवाज में बोला, अब कैसा महसूस कर रही हो? शैंग शिनसियाई की परवरिश अच्छी हुई थी। वो उठी, कुछ कदम पीछे लिए और झुकी। लॉर्ड शैंग क्लैन लीडर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने इमोशंस के कारण बेहोश हो गई थी, अब मैं ठीक हो चुकी हूं। मैं ठीक से सुन और देख सकती हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांग यानफी ने जल्दी से हाथ हिलाया। ही, बस तुम ठीक हो यही काफी है। आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। शैंग शिनसियाई ने यूं सिर्फ शांग क्लैन लीडर कहकर बुलाया, जानबूझकर इतनी दूरी राखी, इससे उसके दिल में दर्द हुआ। शैंग शिनसियाई फिर से बैठ गई, तब जाकर सीओ डाई को होश आया और उसने शांग यानफी के लिए चाय डाली। बताओ, तुम्हारे पिछले कुछ साल कैसे गुजरे? शांग यानफी ने शांग शिनसियाई को प्यार से देखा। ठीक हाइदर, शांग शिनसियाई ने छोटा सा जवाब दिया, इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन सीओ डाई ने शिकायत करना शुरू कर दिया, बचपन से ही मिसी को क्लैन के लोगों ने अलग थलग रखा। मैडम के गुजर जाने के बाद वो और भी कठोर हो गए और हमारी पारिवारिक संपत्ति हड़पना चाहते थे। वो बहुत बुरे हैं, सर, आपको मिसी की मदद करनी ही होगी। सीओ डाई, अपनी चाय पियो। शैंग शिनसियाई ने सीओ डाई को ईंट दिखाई। सीओ डाई तुरंत चुप हो गई, आगे कुछ नहीं बोली। ये देखकर शांग यानफी परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में दया और दर्द और बढ़ गया। वो हंसा, हाँ, तुम यहां कैसे पहुंची? जैंग क्लैन से यहां आना, ये तो बहुत लंबा सफर है। सर, आप मिसी से मिलते मिलते रह गए। हम इस सफर में बस मरते मरते बचे हैं। 1000 लोगों का पूरा कारवां हम 4 लोगों तक सिमट गया। खुशकिस्मती से हमें लॉर्ड हीतू और बाई मिल गए और उनकी मदद मिली, वरना। सीओ डाई खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी। सीओ डाई। शैंग शिनसियाई ने सीओ डाई को घोरा। सीओ डाई को फिर से चुप होना पड़ा। शांग यानफी ने दोनों नाम, हीतू और बाई, याद कर लिए और मुस्कुराते हुए बोला, ए फ्लैट से, तुम दोनों यहीं रहोगी। ये जगह एकदम सुरक्षित है, जब बोर हो जाओ तो गार्डन में घूम लेना या बाहर शॉपिंग के लिए चली जाना। तुम अभी अभी यहां आए हो और एस्टेट से वाकिफ नहीं हो, भटकना आसान है। मैं तुम्हारे पास एक नौकरानी भेजे दूंगा, वो यहां के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ है। मैं अब चलता हूं, अभी के लिए अच्छी तरह आराम करो। शांग यानफी समझ गया था कि शांग शिनसियाई को अभी भी अपना मन ठीक करने के लिए वक्त चाहिए। इस वक्त यूज अडैप्ट होने के लिए वक्त और स्पेस देना जरूरी था। मास्टर कितने अच्छे इंसान हैं, भले ही वो शांग क्लैन के लीडर हैं, पर कितने मिलनसार हैं। मिसी, आखिर वो आपके असली पिता हैं। शांग यानफी को जाते देख सीओ डाई ने यूज समझाया। मुझे पता है, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तभी मां की इच्छा समझ गई थी। उफ, उन्होंने मरने से पहले मुझे शांगलियांग पहाड़ आने को कहा था, लेकिन वजह नहीं बताई। इसलिए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वो मुझे अपनी बेटी मानेंगे या नहीं। भले ही उन्होंने मुझे अपना लिया है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सब कुछ बहुत अचानक हो गया। मिसी, चाहे कुछ भी हो, आप कहीं भी जाएं, मैं आपके साथ रहूंगी। सीओ डाई मेज के सामने खड़ी हुई, शांग शिनसियाई का हाथ पकड़कर उस हिम्मत दी। शांग शिनसियाई का दिल भर आया और उसने सर हिलाया, अपना हाथ सीओ डाई के हाथ पर रखते हुए। ऑफ कोर्स, अगर मिसी यहां रह सकें, तो ये सबसे अच्छा होगा। आप जानती हैं,
ये शान क्लैन है। हे भगवान, शान और शौकत और दौलत सब कुछ हाथ में है। जैंग क्लैन तो शैंग क्लैन के आगे कुछ भी नहीं, मिसी। सीओ डाई ने एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा। ओह तुम भी ना। शैंग शिन सियाई बेबसी से हंस पड़ी। सीओ डाई के आगे वो लाचार महसूस कर रही थी। सीओ डाई खिखिलाई। उसकी हंसी ने शांग शिन सियाई को भी हंसा दिया और उसके दिल में बचे हुए गिले शिकवे भी मिट गए। शांग यानफी कमरे से बाहर निकला और उसकी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उसने काले रंग का रोब पहना था और उसके बाल खून जैसे लाल थे। एक खूबसूरत चेहरा जिसकी एड़ी ठंडी रोशनी से चमक रही थी। वो आदतन अपने होठ सख्ती से बैंड रखता था, जो उसके दृढ़ और फैसला लेने वाले व्यक्तित्व को दिखाता था। ये है शैंग यानफेई, इस पीढ़ी का शैंग क्लैन लीडर। वो क्रूर और बेरहम था। क्लैन लीडर की पोजीशन के लिए उसने अपने 2 भाइयों और एक बहन को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। वो मारने में दृढ़ था। जब उसने पहली बार सत्ता हाथ में ली, एक दूर के क्लैन गांव ने सोचा कि वो सुरक्षित दूरी पर हैं और शांग क्लैन के कारवां पर हमला कर दिया। उसने सभी विरोधों को नजरअंदाज किया और बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च करके इस गांव के हर एक इंसान को मार डाला। उसने उन सबको भी मार दिया जिन्होंने सरेंडर किया था और उनकी खोपड़ियों का एक पहाड़ बनाकर उन बुजुर्गों के सामने रख दिया जिन्होंने पहले उसके बदला लेने के फैसले का विरोध किया था। उसका लोहे का शासन था। जब से वो सत्ता में आया, उसने अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देकर अपने प्रतिद्वंदियों को दबाया। जल्दी से 1 दर्जन से ज्यादा एक्सटर्नल क्लैन एल्डर्स को शामिल करके उसने सिर्फ 3 साल में पूरे शांग क्लैन के हाई-अप्स को अपनी आवाज में बदल दिया। उसकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी थी और बिजनेस में प्रतिभा थी। उसके शासन के दौरान शांग क्लैन के कारवां का आकार 3 गुना बढ़ गया। 100 से ज्यादा क्लैन्स शांग क्लैन के अधीन हो गए और एक बहुत बड़ी छुपी हुई शक्ति बन गए। वो लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त करता था, यहां तक कि अपने बच्चों को भी। पहले 15 शांग क्लैन यंग मास्टर पोजीशंस थी, लेकिन उसके शासन के बाद उसने यूज दास कर दिया। और इससे भी दुर्लभ बात, उसकी प्रतिभा थी। अ ग्रेट एप्टीट्यूड के साथ क्लैन पर शासन करने के साथ साथ उसका कल्टीवेशन भी तेजी से बढ़ा, अपने साथियों से आगे, जिससे कई लोग उससे प्रशंसा, नफरत और जलन करते थे। ये है शांग यानफी, सदर्न बॉर्डर के आम इंसानों की दुनिया के शिखर पर खड़ा आदमी। ये अधीन आपको प्रणाम करता है, लॉर्ड क्लैन लीडर। एक जवान महिला गू मास्टर ने झुककर सलाम किया। टियन लैन, आज से तुम मिसी केयर का पूरी मेहनत से ख्याल रखोगी। शांग यानफी ने ठंडी आवाज में कहा। ये अधीन समझ गई। जवान लड़की ने सर हिलाया। जब तुम उसके पास रहो तो बहुत ध्यान देना और कुछ जानकारी निकलने की कोशिश करना। हो सकता है मिसी केयर को बात करना पसंद ना हो, लेकिन उसकी नौकरानी बिना सोचे समझे बोलती है। वो तुम्हारे लिए सबसे आसान ब्रेक थ्रू पॉइंट है। मैं चाहता हूं कि तुम ये पता लगाओ कि आखिर वो शैंगलियांग पहाड़ कैसे पहुंची। जी, ये अधीन समझ गई। अब जाओ। ये अधीन विदा लेती है। टियन लैन एक अनाथ थी जिसे शांग यानफी ने गोद लिया था। वो वफादार थी और उस पे भरोसा किया जा सकता था। उसका काम करने का तरीका भी कमाल का था। सिर्फ 3 दिन में उसने अपना मिशन पूरा कर लिया। हे टू बायू, डेमोनिक गू मास्टर्स, शांग यानफी ने अपनी ठुड्डी मलते हुए कहा, अगर ये सच है तो मुझे उन दोनों का अच्छी तरह शुक्रिया अदा करना होगा। लेकिन दूसरी संभावनाओं से बचने के लिए मुझे उनके बारे में और साफ साफ जांच करनी होगी। ये सोचते हुए शांग यानफी ने वे यांग को बुलाया। जाओ इन दोनों को ढूंढो। एक का नाम ही तू है, दूसरे का बाइये, एक मर्द और एक औरत, दोनों डेमोनिक गू मास्टर्स हैं। उनके चेहरे कुछ इस तरह के हैं। डॉट 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 डॉट। थर्ड इनर सिटी वे। 3 दिन हो चुके हैं। क्या वो दोनों पूरा टाइम नानक्यू गार्डन में ही रुके हुए हैं? जी यंग मास्टर, 10 दिन से वो अंदर ही हैं। सबसे ज्यादा जो उन्होंने किया वो था बाहर आकर थोड़ा दूध खरीदना। इस अधीन को लगता है कि वो दूध गू वॉर्म्स को पिलाने के लिए है। डैम इट। शांग याजी ने अपने दांत पीसे। उसकी नजर एक खंजर जैसी थी जो उन दोनों लोगों को टुकड़ों में काटना चाहती थी। असेसमेंट नजदीक था। 10 यंग मास्टर्स में से वो आखिरी स्थान पर था। अगर उसने कोई बिजनेस नहीं किया तो यूज जरूर निकाल दिया जाएगा। शांग यानफी के कई बच्चे लेकिन यंग मास्टर की पोजीशन सिर्फ 10 थी। आम बच्चों और यंग मास्टर्स की तुलना करें तो उनके साथ होने वाला बर्ताव जमीन आसमान का फर्क था। यंग मास्टर्स पर सबका ध्यान रहता था और वो शांग क्लैन के एक बिजनेस को कंट्रोल कर सकते थे, जिनके लिए बेशुमार शान और शौकत और दौलत इंतजार करती थी। यंग क्लैन लीडर तो और भी आउटस्टैंडिंग था, लेकिन अगर वो सिर्फ आम बच्चे होते तो उनका ट्रीटमेंट दूसरे क्लैन के लोगों से अलग नहीं था।
शांग याजी पहले एक यंग मास्टर की अथॉरिटी का अनुभव कर चुका था। यूज क्लैन के लोगों की आम जिंदगी में वापस जाने के लिए कहना उस मरने के लिए कहने जैसा था। इसलिए यूज वो इनहेरिटेंस चाहिए ही थी। सिर्फ हासिल करना ही नहीं, बल्कि उस कम दाम पर हासिल करना। जब दाम कम होगा तभी उसका मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन ये दोनों, फैंग और बाई, पत्थर की तरह जिद्दी उसके आगे झुकने से इनकार कर रहे थे। अगर ये फोर्थ या फिफ्थ इनर सिटी होती तो वो कुछ एक्सट्रीम मेथड्स इस्तेमाल करके उन्हें झुकने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन अब जब वो थर्ड इनर सिटी में थे, शांग याजी यहां जोर जबरदस्ती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये ऐसे नहीं चल सकता, उनके पास बर्बाद करने के लिए टाइम है, मेरे पास नहीं। लगता है मुझे खुद जाना पड़ेगा। HMPH शांग याजी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने लोगों को लेकर ननक्यू गार्डन पहुंच गया। नानक्यू गार्डन खास मेहमानों के रहने के लिए एक रेजिडेंशियल एरिया था। थर्ड इनर सिटी में कोई इंस नहीं थे, सिर्फ ये छोटे छोटे गार्डन्स थे। यहां एक दिन रहने के लिए 30 प्राइमेवल स्टोन्स लगते थे, यानी 10 दिन के 300 और एक महीने के लगभग 1000। नानक्यू गार्डन की कीमत थर्ड इनर सिटी के एस्टेट्स में अभी भी सस्ती थी। कुछ बड़े बड़े गार्डन्स के लिए एक दिन का 100 प्राइमेवल स्टोन्स लगता था। कुछ स्पेशल ग्रेड गार्डन्स के लिए आप सिर्फ प्राइमेवल स्टोन्स से नहीं रह सकते थे, आपको शांग क्लैन का टोकन चाहिए था। शांग क्लैन सिटी में हर जमीन सोने के बराबर थी, खासकर थर्ड इनर सिटी में जहां चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। शांग याजी अपने लोगों को लेकर मिलने आया। टैब फैंग और बाई लोटस पॉन्ड के किनारे शतरंज खेल रहे थे। शांग याजी ने HMPH किया, ताना मारते हुए बोला, तुम दोनों के शौक तो बड़े अजीब हैं, इन दिनों दूसरी दुकानों पर पूछने क्यों नहीं गए? पूछने जैसा क्या है? जिसे खरीदना होगा वो यहां तक का रास्ता खुद ढूंढ लेगा, मैं सही कह रहा हूं ना? फैंग युआन हल्के से हंसा। तुम? शांग याजी गुस्से से आग बबूला हो गया। फैंग युआन का रवैया यूज गुस्सा दिला रहा था। उसने अपने दांत पीसे, जबरदस्ती अपने इमोशंस को दबाया, अपना सर उठाया और घमंड से बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हालत खराब है, मैं इसे 5 लाख कर देता हूं, अब खुश हो? 5 लाख प्राइमेवल स्टोन्स? कोई डील नहीं, कम से कम 6,50,000। फैंग युआन ने शांग याजी पर एक नजर डाली और फिर से चेसबोर्ड की तरफ देखने लगा। शांग याजी की ईंट पतली सी लकीर बन गई जब उसने फैंग युआन की तरफ कुछ कदम बढ़ाए और धमकाया, तुम दोनों डिमोनिक गू मास्टर्स, इतना प्रिटेंड करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड चेक करवाए हैं, तुमने ये इनहेरिटेंस बाई क्लैन से छीना है ना? सुना है तुमने बाई क्लैन के 2 यंग मास्टर्स को भी मार डाला। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अभी मौका है तो इसे जल्दी से बेच दो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन कुछ दिनों में एक टाई क्लैन का ग्रुप शैंकलियांग पहाड़ पहुंच चुका है और तुम्हारे निशान ढूंढ रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर मैं तुम्हारी जानकारी उन्हें दे दूं? ओह, तो जाओ बता दो उन्हें। फैंग युआन जोर से हंसा। तुम? शांग याजी ने फैंग युआन पर उंगली उठाई, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें बता रहा हूं, 5 लाख मेरी सबसे बड़ी ईमानदारी है, इसे मुझे बेचने के अलावा तुम्हारे पास और क्या चारा है? कोई नहीं, ये मेरा इलाका है, बेहतर होगा कि तुम अपनी हालत समझ लो। उसी वक्त आसमान से एक रोशनी नीचे आई और एक गू मास्टर में बदल गई। इस गू मास्टर ने आसपास देखा, फिर हल्का सा झुका, फैंग और बाई की तरफ कहते हुए, सिर ही तू और लेडी बाई ये, मेन वे यांग हूं, क्लैन लीडर के आदेश पर मैं आप दोनों को सेकंड इनर सिटी में बातचीत के लिए बुलाने आया हूं। कि क्या पापा इन दोनों से खुद मिलना चाहते हैं? शांग याजी को लगा जैसे यूएस पर बिजली गिर गई हो, उसकी ईड़ फटी की फटी रह गई, जिससे उसका बेहद डर साफ झलक रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। चैप्टर 264, बिल्कुल भयानक। शांग याजी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसका दाम दबाने का काम नियमों के खिलाफ था। अगर ये बात पता चलती तो उस सख्त सजा मिलती। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। जब आप एक ऊंचे पद पर होते हैं तो आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। एक सिस्टम के नियम हायर अप्स के फायदे को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। भले ही बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस यह प्रचार करती हैं कि वो बहुमत के फायदे का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन ये ज्यादातर मामलों में बस एक मजाक था। इसलिए जितना ऊंचा आपका पद होता है उतना ही आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके विपरीत लो मिड लेवल पोजीशंस में ज्यादा करप्शन था। जब आप एक ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो व्यक्तिगत लाभ ऑर्गेनाइजेशन के लाभ से अटूट रूप से जुड़ जाते हैं। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाला लाभ आपके अपने लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। शांग याजी को सिर्फ एक टेम्पररी हायर अप कहा जा सकता था। शांग क्लैन के यंग मास्टर्स में से एक होने के नाते कई लोग उस पर ध्यान देते थे,
लेकिन उसकी असली अथॉरिटी उसके पिता से आती थी। वो बस बिना जात की घास जैसा था। इसका मतलब ये भी था कि जब वो नियम तोड़ेगा तो उसकी सजा और भी कठोर होगी, क्योंकि कई लोग यूएस पर नजर रखे हुए थे। ये नहीं हो सकता। मैंने आने से पहले अच्छे से जांच की थी। मैंने तो फंग यू मैनर से इन दोनों की जानकारी खरीदने के लिए बहुत सारे प्राइमेवल स्टोन्स भी खर्च किए थे। ये दोनों साफ साफ डेमोनिक गू मास्टर्स हैं और वांटेड लिस्ट में भी हैं। ये तो आवारा कुत्ते हैं। लॉर्ड फादर इन्हें क्यों बुलवाएंगे? शांग एजी को ये सिचुएशन बेहद अविश्वसनीय लगी। यह इस मामले जैसा था जब कोई अमीर आदमी दो भिखारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा हो और अचानक एक शाही फरमान आ जाए कि सम्राट अंडू भिखारियों से मिलना चाहते हैं। शांग एजी फैंग युआन पर इसलिए दबाव डाल रहा था क्योंकि वो अकेले थे। उन्हें दबाकर और इस मामले को चुपके से खत्म करना बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए था और किसी को पता नहीं चलता। जाहिर है कुछ रिस्क तो था ही, लेकिन शांग एजी को अपनी यंग मास्टर की पोजीशन बचाने के लिए वो रिस्क उठाना हाई पड़ा। उनका फादर के साथ क्या रिश्ता हो सकता है जब उनका कोई बैकग्राउंड हाई नहीं है? डैम इट, क्या दुनिया पागल हो गई है? मैं क्या करूं? अगर उन्होंने इस मामले का खुलासा कर दिया तो मेरी यंग मास्टर की पोजीशन गई। क्या मैं उन्हें मार दूं? नहीं, ये तो खुद अपनी मौत को बुलाना है। इस थर्ड इनर सिटी में मेरे पास कुछ करने का कोई चांस नहीं है, खासकर अब जब उन्हें फादर का ध्यान मिल गया है। असली बात यह है कि ये दोनों हरामी रैंक 3 पीक स्टेज पर हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? एक पाल में शांग याजी के दिमाग में बिजली की तरह विचार दौड़ने लगे। वो बचने के उपाय सोचने की कोशिश कर रहा था। उसकी ईड़ी इधर उधर घूम रही थी और उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। इस बार उसने आग से खेला था। डैम इट, मैं क्या करूं और क्या कर सकते हैं? वो चिंता से अपने दिमाग में चिल्ला रहा था। शांग क्लैन लीडर हमसे मिलना चाहते हैं। किस लिए? फैंग युआन ने सही समय पर अपना संदेह जताया। बाइनिंग बिंग और भी ज्यादा हैरान थी। ये क्या हो रहा है? पहले उस लगा कि यह फैंग युआन की चाल है, इसलिए उसने फैंग युआन पर एक नजर डाली। लेकिन फैंग युआन ने भी एक हैरानी भरा एक्सप्रेशन दिया जिसने उसे उलझा दिया। वो सोचे बिना नहीं रह सकी। मैं तो हर वक्त इसके साथ थी। अगर ये कुछ कर रहा होता तो मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता था। इसके अलावा शांग क्लैन लीडर किस तरह का इंसान था? वो बहुत ऊंचा और पावरफुल था, मॉर्टल्स के शिखर पर खड़ा था। बाइनिंग बिंग कितनी भी घमंडी क्यों ना हो, उसने भी शांग यानफी की अथॉरिटी और पावर को माना था। तो फिर मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है, जैसे मैंने कुछ नजरअंदाज कर दिया हो? वे यांग हंसा। चिंता मत कीजिए, अगर शांग क्लैन आप लोगों को नुकसान पहुंचना चाहता तो हम इतना झंझट क्यों करते? ये एक दोस्ताना निमंत्रण है। लॉर्ड क्लैन लीडर आप दोनों में बहुत रुचि रखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें क्लैन लीडर का निमंत्रण मिला। हम तभी उनसे मिलने चलेंगे। फैंग युआन ने हाथ में शतरंज का मोहरा फेंका और खड़ा हो गया। शांग याजी और भी चिंतित हो गया और तुरंत बोला, 6,50,000 प्राइमेवल स्टोन्स, चलो डील पूरी करते हैं। फैंग युआन ने यूएस पर एक नजर डाली और मुस्कुराया। माफ करना, मेरा सीक्रेट रेसिपी बेचने का कोई इरादा नहीं है। शांग याजी का चेहरा मौत जैसा सफेद हो गया, उसका मुंह सूख गया और फैंग युआन की तरफ उसकी निगाहों में कुछ गुहारिश भी थी। मैं जल्दबाजी में था और मैंने बदतमीजी की, प्लीज इससे दिल पर मत लेना मेहमानों। कीमत पर बात हो सकती है, हम आपके वापस आने के बाद आराम से बात कर सकते हैं। फैंग युआन ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे कौन बात करेगा? लेकिन इस आदमी को अचानक ऐसी हालत में रोकना उस कोई गलत कदम उठाने से रोक सकता था और कुछ परेशानी कम कर सकता था। ये सोचते हुए फैंग युआन ने सर हिलाया। अगर यंग मास्टर सच्चे दिल से कह रहे हैं तो मैं इसका इंतजार करूंगा। शांग याजी का एक्सप्रेशन तुरंत हल्का हो गया और उसने एक शुक्रगुजार एक्सप्रेशन दिखाया। यह इस इंसान जैसा था जो एक चट्टान से गिरने वाला हो और अचानक उस पकड़ने के लिए एक पेड़ मिल जाए। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा, उसने तुरंत कहा। मेहमानों, इस तरफ से। वे यांग ने रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाओ। वे यांग के पीछे पीछे फैंग और बाई सेकंड इनर सिटी में दाखिल हुए। बाइनिंग बिंग ने सोचा था कि सेकंड इनर सिटी बहुत शानदार होगी, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वो हैरान और निराश हो गई। सेकंड इनर सिटी में इमारतें पत्थरों से बनी थी और बहुत साधारण थी। चौथी इनर सिटी भी इससे बेहतर थी। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा गंभीर हो गया जब उस वजह समझ आई। सादगी से शानो शौकत में जाना आसान है, लेकिन शानो शौकत से सादगी में आना बहुत मुश्किल है। शांग क्लैन की दौलत पहाड़ जितनी ऊंची थी, लेकिन वो सादगी से जीने के नियम का सख्ती से पालन करते थे। ये इसलिए नहीं कि वो कंजूस थी, बल्कि क्लैन की शक्ति को बनाए रखने के लिए। वे यांग फैंग और बाई को एक प्राइवेट रेजिडेंस में ले गया।
मेहमानों, आप इंतजार करते हुए कुछ फल खा सकते हैं। लॉर्ड क्लैन लीडर हाल ही में क्लोज डोर कल्टिवेशन से बाहर आए हैं और कुछ मामले संभाल रहे हैं। वो जल्द ही यहाँ आएंगे। यह क्लैन लीडर का प्राइवेट रेजिडेंस है, प्लीज यहीं रुकें और बाहर ऐसे हाय ना घूमें। मैं आप विदा लेता हूँ। घर में कोई और नहीं था। वे यांग के जाने के बाद फैंग और बाय अकेले रह गए। दोनों ने पूरे 6 घंटे इंतजार किया लेकिन एक साया तक नहीं देखा। वे यांग ने कहा था कि वो फल खा सकते हैं, लेकिन फल कहाँ थे? चाय तक नहीं मिली। पहले 2 घंटों में फैंग युआन शांति से एक चौड़ी पीठ वाली लकड़ी की कुर्सी पर बैठा रहा। अगले 2 घंटों में वो शांति से नहीं बैठ सका और खुद से बड़बड़ाने लगा, अपनी बेचैनी दिखाते हुए। छठे घंटे तक उसने साफ तौर पर बेचैनी और असहजता दिखाई जब वो घर में इधर उधर टहलने लगा। HMPH, ये शांग क्लैन लीडर कर क्या रहा है? वो चाहता है कि हम उसका इंतजार करें, लेकिन वो है कहाँ? बहुत घमंडी है। फैंग युआन का लहजा गुस्से वाला था जब वो इधर उधर घूम रहा था। क्या तुम शांति से बैठ सकते हो? मेरी ऊँग घूम रही हैं। क्यों नहीं शांति से कल्टिवेट करते? बाय निंग बिंग ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। यह फैंग युआन का आम बर्ताव नहीं था। यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें लगता है कि सच में शांग क्लैन लीडर ने हाय हमें बुलाया है? फैंग युआन की भौहें सिकुड़ी हुई थी। मुझे क्या पता, मैं तो तुमसे पूछने वाली थी। बाय निंग बिंग ने ऊँग घुमाई और उलझन में बोली, कहीं तुमने कुछ गलत करके शांग क्लैन को नाराज तो नहीं कर दिया? फैंग युआन ने HMPH किया, तुम हर वक्त मेरे साथ रही हो और अभी तक मुझे समझ नहीं पाई? इस प्राइवेट रेजिडेंस में कोई नहीं है, मुझे यहाँ चैन नहीं मिल रहा। चलो बाहर चलकर सिचुएशन देखते हैं। बाय निंग बिंग ने थोड़ी देर सोचा और खड़ी हो गई, ठीक है। फैंग और बाय घर से बाहर निकले। आंगन बड़ा नहीं था और वहां भी कुछ अजीब नहीं था। उसी समय फर्स्ट इनर सिटी में एक स्टडी रूम के अंदर रंगीन धुआं उठ रहा था और शांग यानफी के सामने घूम रहा था, जिसमें फैंग और बाय का रियल टाइम व्यू दिख रहा था। वे यांग, तुम इन दोनों के बारे में क्या सोचते हो? शांग यानफी ने अपने विश्वासपात्र से पूछा। वे यांग बड़बड़ाया, जैसे मैं देख रहा हूं, ये दोनों सच में डिमोनिक गू मास्टर्स हैं। जो जानकारी हमने इकट्ठा की है, उसके हिसाब से ये जवान हैं लेकिन इनका कल्टिवेशन रैंक 3 पीक स्टेज का है। इनका जन्मजात टैलेंट असाधारण होना चाहिए। अन दोनों में से हीतू काफी सीधा साधा और थोड़ा जल्दबाज है। बायू के विचार गहरे लगते हैं और वो बहुत चतुर होनी चाहिए। हीतू, बायू, ये नाम नकली होने चाहिए। तुम्हारा एनालिसिस बुरा नहीं है। ऐसे में तुम इन कुछ दिनों तक उनसे बातचीत करने के इंचार्ज रहोगे। उनकी काबिलियत को परखो और उन पर कड़ी नजर रखो। शांग यानफी ने अपनी बात खत्म की और रंगीन धुआं हटा दिया। उस सिर्फ शांग शिनसियाई की चिंता थी और फैंग और बाय में उसकी रुचि कम थी। अभी जो छोटा सा टेस्ट लिया था उसने यूज इन दोनों के स्वभाव का एक बुनियादी अंदाजा दे दिया था, और जो इंटेलिजेंस यूज मिली थी उसके साथ जोड़कर उसके पास कमोबेश एक आम इंप्रेशन बन गया था। सारे डेमोनिक गू मास्टर्स पागल लोग नहीं होते। ये दोनों लड़के ठीक ठाक माने जा सकते थे, और शायद इसलिए कि वो जवान थे, वो उनके ऊंचे चरित्र को साफ महसूस कर सकता था। जिन लोगों के सिद्धांत होते हैं वो अक्सर ऊंचे और ना झुकने वाले होते हैं। पहला इंप्रेशन जरूरी था। शांग यानफी को सच कहूं तो फैंग और बाय काफी अच्छे लगे, लेकिन वो एक सतर्क व्यक्ति था। कोई भी जो उसके जैसे पद पर स्थिरता से बैठ सके वो सब सतर्क होते हैं। वो इंतजार कर रहा था, अन लोगों का इंतजार कर रहा था जिन्हें उसने सच्चाई की जांच के लिए भेजा था, ताकि वो वापस आकर सब कुछ कंफर्म कर सके, तभी वो चैन की सांस ले सकता था। ठीक है, इस मामले को ठीक से संभालो, तुम अब जा सकते हो। शांग यानफी ने हाथ हिलाया, फिर उसने स्टडी में रखे डॉक्यूमेंट्स के ऊंचे ढेर से सबसे ऊपर का डॉक्यूमेंट उठाया। वो सिर्फ आधे महीने से क्लोज्ड कल्टिवेशन में था और काम इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया था। फैंग युआन और बाय निंग बिंग ने प्राइवेट रेजिडेंस में एक चक्कर लगाया, वहां सच में कोई और नहीं था। दोनों इस दुविधा में थे कि बाहर जाकर सिचुएशन देखे या नहीं, तभी वे यांग उनके सामने प्रकट हुआ। दोनों मेहमानों, लॉर्ड क्लैन लीडर काम में बहुत व्यस्त हैं और अभी नहीं आ सकते। हमें ये मुलाकात रद्द करनी पड़ेगी। वो ऐसे दिख रहा था जैसे सच में माफी मांग रहा हो। क्या हम तुम्हारी मर्जी से आए और जाएं? फैंग युआन गुस्से में था। बाय निंग बिंग शांत और एक्सप्रेशनलेस थी। वे यांग मुस्कुराया, आप दोनों हमारे खास मेहमान हैं। शांग क्लैन अपने खास मेहमानों को क्यों भगाएगा? लॉर्ड क्लैन लीडर ने खास तौर पर मुझे माफी के तौर पर आपकी देखभाल करने के लिए कहा है। मैंने पहले हाइशी टियन रेस्टोरेंट में एक दावत का इंतजाम कर दिया है, कृपया मुझे मेजबानी का ये सम्मान दें।
फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ने एक दूसरे को देखा, फिर फैंग युआन ने कहा, सही टाइम है, हमें भी भूख लगी है, चलो पहले पेट भरते हैं। शीटियन रेस्टोरेंट शैंक क्लैन सिटी के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में से एक था और थर्ड इनर सिटी में काफी बड़ी जगह घेर रखी थी। सजावट एलिगेंट थी और इसके पकवान लजीज। इसके शेफ स्पेशलाइज्ड गू मास्टर्स द जो खास गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके ऐसे लजीज खाने बनाते द जिनकी तुलना आम तरीकों से नहीं की जा सकती थी। यहाँ एक आम खाना 4 घंटे से ज्यादा चलता था। 100 से ज्यादा तरह के पकवान द हर एक की अपनी खासियत थी। उनकी टॉप क्वालिटी शराब भी एक अमीर स्वाद छोड़ती थी। बाइनिंग बिंग ने ज्यादा नहीं खाया और शांग क्लैन लीडर के निमंत्रण के बारे में चिंता करती रही। उसने दावत में वेई यांग से इनडायरेक्टली जवाब निकलवाने की कोशिश की, लेकिन वेई यांग भी एक सतर्क आदमी था और उसने अपना मुंह बैंड रखा। इसके विपरीत फैंग युआन ने मजे से खाया, उसके मुंह के आसपास तेल के निशान थे। उसने बहुत ज्यादा शराब भी पी और हंगामा करना शुरू कर दिया। उसका थोड़ी देर पहले का गुस्सा और क्रोध पूरी तरह से गायब हो गया था। वेई यांग ने फैंग युआन को देखा जो सीधे शराब के मर्तबान से पी रहा था और फिर बाइनिंग बिंग को देखा जो सिर्फ पानी पी रही थी। उस तुरंत लगा कि फैंग युआन, ये बदसूरत आदमी, कहीं ज्यादा प्यारा था। दावत खत्म होने के बाद वेई यांग ने दोनों को ननक्यू गार्डन छोड़ दिया। वेई यांग ने विदा लेते हुए कहा, आज रात अच्छे से आराम कीजिए, मैं कल आपसे मिलने आऊंगा और आपको शांग क्लैन सिटी घूमने ले चलूंगा। चैप्टर एंड।